Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Kusu Vishwakarma. I cracked NEET this year in 2025 and got allotment of Siddharth Nagar Medical College UP. So in this video we are going to talk about how I scored 175 out of 180 in chemistry in NEET 2024 and 140 out of 180 in chemistry in NEET 2025. Basically you can get some idea from this video how to prepare chemistry, especially if you are a dropper or you are going to take a partial drop. I was also a partial dropper. So I was not having sufficient time to watch lengthy lectures, then make note of it, then revise it all. I was having a limited time. So I have to concise all the things, all the syllabus so that I can prepare it in less time. So in this video, we are going to talk about all the three parts of chemistry. First is organic, inorganic and then physical chemistry. तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने एलन के एक टीचर से पढ़ी थी, आरवी सर करके नाम था उनका। तो जैसे पहले उन्होंने मतलब जैसे होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स, जैसे आईपीएससी होगा, आइसोमेरिज्म होगा, जीओसी फर्स्ट, उसके बाद जीओसी सेकेंड। जीओसी सेकेंड में सब कुछ इंक्लूडेड था, मतलब हाइड्रोकार्बन्स हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, जितने भी चैप्टर्स थे ना वो सारे जीओसी सेकेंड में इंक्लूडेड थे। अब उसमें क्या होता है कि वो उन्होंने मुझे रिएक्शन वाइज पढ़ाया था, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, तो जितने सारे भी रिएक्शंस हो गए ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, सारा एक ही बार पढ़ा दिया। फिर दूसरा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो जितने भी मतलब ऑर्गेनिक में जितने भी हमारे सिलेबस के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे ना सब एक ही बार पढ़ा दिया। पहले वो हमें मेथड बता देते हैं, फिर उसके बाद जो जो रिएक्शंस उसमें इंक्लूड होते थे वो सारे उसके साथ ही एक्सप्लेन कर दिया करते थे। तो ये तरीका मुझे कुछ ज़्यादा ईजी लगा था इन कंपेरिजन के चैप्टर वाइज सारे रिएक्शंस को पढ़ना फिर उसको रिवाइज़ करना, तो मतलब ज़्यादा टफ लगने लगा था वो तरीका मुझे। बाकी ये रिएक्शन वाला बहुत सही था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ना नोट्स। जैसे कि देखो आप, जीओसी सेकेंड स्टार्ट हुआ तो उसमें एडिशन रिएक्शन है। अब एडिशन रिएक्शन के भी तीन पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर हम जब भी कभी एल्कीन या एल्काइन देखेंगे तो हमारे दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि या तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा या तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। तो ऐसे हमारी स्टडी काफ़ी इजी हो जाएगी। इन कंपैरिजन के अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो कोई रिएक्शन आता है तो हमें सोचना पड़ता है कि वो कौन सा रिएक्शन होगा। तो हम सब कुछ सोचते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है कि रिएक्शन वाइज पढ़ लो, इससे ईजी भी हो जाएगा और समझ में भी जल्दी आ जाएगा। ऐसे ही एलिमिनेशन भी पढ़ा था, ऑक्सीडेशन भी, तो काफ़ी इजी तरीका लगा मुझे ये। तो पहले बेसिक्स बता दिया, फिर उसके बाद बताते थे वो मैकेनिज़्म। मान लो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, कौन कौन सी कंडीशन में वो आप मैकेनिज़्म अप्लाई करेंगे, कौन से में नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सारी नेम्ड रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं सबको एक ही बार एक ही साथ लिखवा दिया करते थे। इस तरीके से ना फिर दिमाग में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहती थी और सारे रिएक्शंस को अलग अलग जगह पे अलग तरीके से पढ़ना नहीं होता था। एक ही बार मान लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो सारे रिएक्शंस जो एक टाइप के रिएक्शंस दे रहे होंगे, एडिशन जो भी दे रहा होगा वो उसको एक ही बार पढ़ लिया तो चार जगह चार चीज़ें याद करनी नहीं पड़ती थी और ये काफ़ी कॉन्साइज होता था, तो अच्छा भी था। इतनी मोटी बुक कॉपी हो गई थी, इतनी मोटी कॉपी थी तो इसको रिवाइज़ तो कर नहीं पाती मैं लास्ट मोमेंट पर, तो मैंने इसका शॉर्ट नोट्स भी बना रखा था, मतलब एक एक पेज में मान लो जैसे कि ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने इसके ER पूरा 3 पेज में ख़त्म। फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये तो काफ़ी छोटा था, 1 पेज में ही हो गया था। फिर इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, उसके बाद कौन कौन से कंडीशंस हैं मतलब जो NCERT में है और दिया हुआ है तो उन सबको भी लिख लिया एक बारी। ये NCERT की ही चार्ट है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिर कौन कौन से नेम्ड रिएक्शंस हैं जो फिर वो रिएक्शन देते हैं, जैसे गटरमान कोच रिएक्शन सबसे तो फिर आगे भी है, ऐसे ही था। जनरली प्रीफर करो ना कि मतलब कोई एक सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ो। जैसे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी एक टीचर से स्टार्ट किया पढ़ना तो पूरी ऑर्गेनिक एक ही टीचर से पढ़ना। ऐसे चैप्टर वाइज अलग अलग टीचर से करोगे तो काफ़ी चांसेस होंगे कि काफ़ी चीज़ें तुम्हारी छूट जाए। तो अगर स्टार्ट किया है IUPAC से किसी से पढ़ना तो फिर बायोमॉलिक्यूल्स तक उसी टीचर से पढ़ना। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोहित सर से की थी, PW से।
अब मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं कि मैं उनके क्लासरूम के लेक्चर्स कर पाती, मतलब हर चैप्टर वाइज वो 14-15 होते हैं, तो इतना करने का टाइम तो था नहीं। तो मैंने उनके क्लासरूम के जो नोट्स होते हैं ना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था, टेलीग्राम पे मिल गया था वो मुझे। तो नोट्स तो मैंने क्लासरूम के निकलवाए थे, और लेक्चर्स मैंने उम्मीद वाले किए थे, उम्मीद के लेक्चर्स जो थे वो किए थे मैंने। तो इससे भी अच्छा खासा प्रिपेयर हो गया था। और एक चीज़ नोटिस किया मैंने, मतलब कंटेंट उनका सेम ही था। जो क्लासरूम के नोट्स, जो क्लासरूम में उन्होंने 14-15 लेक्चर्स में पढ़ाया था, वही चीज़ उन्होंने उम्मीद में 4-5 घंटे में पढ़ाया था। और ऐसा भी तो नहीं था हमें पूरा एकदम ब्लैंक है, हम कुछ नहीं आता है, ड्रॉपर्स हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो आती हैं। तो इस हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मतलब समझ में आ गया सब कुछ, और दिमाग में भी था सब कुछ। अच्छा पढ़ाया था वैसे उन्होंने। मैं दिखाती हूँ नोट्स। ये रहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स। तो क्लासरूम के नोट्स हैं, लेकिन फिर मैंने लेक्चर्स तो उम्मीद वाले ही किए थे। 2024 के नोट्स थे वैसे ही देखो, ये सॉल्ट एनालिसिस का, फिर ये पीरियोडिक टेबल, फिर ऐसे पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, ये DNF ब्लॉक सब। ये DF ब्लॉक तो मैंने उम्मीद का ही निकलवाया था, फिर उम्मीद 2024 का काफ़ी सही था। ये भी सब कुछ इसमें था, मतलब इतना था कि मुझे NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बहुत सही केमिकल बॉन्डिंग के भी। और ये नोट्स मैंने 2-3 बार पढ़ा था, तो सही था ये। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, ये नोट्स को ही बार बार रिवाइज किया था, और माइंड मैप सीरीज से मोहित सर के लेक्चर्स किए थे। मतलब कई बार देखा था मैंने, 2 बार तो देखा ही होगा, सारे चैप्टर्स को 2 बार देखा था, तो अच्छा खासा प्रिपेयर हो गया था उससे। आप भी ट्राई कर सकते हो उसको, वैसे काफ़ी अच्छी सीरीज़ है वो भी। हम बस रिविज़न के लिए करना, पहले चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना, लेक्चर्स वगैरह कर लेना, उसके बाद ही मतलब जब रिवीजन करना हो तो माइंड मैप को प्रीफर करना। ये नहीं कि माइंड मैप से ही पढ़ने लग जाए, तो वैसे फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, काफ़ी टॉपिक छूट भी सकते हैं। तो बस यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे किया था। लास्ट में आ गया फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सुधांशु सर से पढ़ा था, सेम ऐसे ही, मतलब प्रिंट आउट निकलवाया था उसके क्लास नोट्स के, उसके बाद उम्मीद से उसके लेक्चर्स किए थे, और बाकी जितने नोट्स में क्वेश्चंस थे वो तैयार किया था। नोट्स में जितने भी क्वेश्चन थे वो किए थे, और इसके लिए मॉड्यूल भी लगाया था मैंने, मॉड्यूल लगाई थी, हाँ, LN के मॉड्यूल सॉल्व किया था। मतलब LN के मॉड्यूल का प्रिंट आउट निकलवा के फिर उसको मैंने सॉल्व किया था, और इसका शॉर्ट नोट्स बनाया था। शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाया था क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी इंक्लूड थे, तो काफ़ी लेंदी हो गया था, तो उसको रिवीजन नहीं कर पाते, और अगर ज़्यादा मोटा दिखता है ना तो रिवीजन करने में भी लगता है कि अरे भाई इतना ज़्यादा रिवीजन करना है, तो एक स्ट्रेस अलग से बन जाता है दिमाग में। तो इसलिए मैंने उसका शॉर्ट नोट्स बनाया था, चैप्टर वाइज 4-5 पेज के एक, क्योंकि उसमें भी इंक्लूड करती थी मैं काफ़ी, जो क्वेश्चंस नहीं आते थे, नहीं सॉल्व हुए थे, तो उसको भी मैं इंक्लूड कर देती थी उसमें, ताकि फिर उसको मैं रिवाइज कर सकूँ बार बार। तो ऐसे था, दिखाती हूँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री का भी करते हैं। ऐसे है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, नोट्स तो मेरे फिर अभी है नहीं मेरे पास, लखनऊ में ही छूट गया, थोड़ी बहुत चीज़ें बस लेके आई मैं। ये रहा एक आयनिक इक्विलिब्रियम का, इसमें सब लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चंस छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को ही हटाया था मैंने इसमें से। सेम फिर ये रिडॉक्स, ऐसे चैप्टर वाइज सारा बनाया था मैंने। तो बस यही था, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो यू कैन स्कोर गुड इन केमिस्ट्री। और ये प्रीफर करो कि खुद के नोट्स, खुद के शॉर्ट नोट्स वगैरह खुद ही बनाओ, किसी और से शॉर्ट नोट्स वगैरह मत मांगा करो, क्योंकि आपको ज़्यादा पता होगा ना कि आपको कितना आ रहा है, कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा टफ लग रही हैं, तो आप क्या इंक्लूड करना चाहते हो उसमें, तो आप कस्टमाइज़ करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और एक टाइम तो रिविज़न, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो उस टाइम एक टाइम रिवाइज हो जाएगा आपका, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो किसी और के नोट्स, शॉर्ट नोट्स वगैरह मत प्रीफर किया करो, खुद से बनाया करो। और पहले ही बताया था मैंने कि एक ही टीचर को, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर पे डिपेंड रहो। 10 टीचर्स के पास जाओगे तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, तो काफ़ी टफ हो जाएगा आपके लिए ही। तो अपना रास्ता आसान बनाना है तो एक टीचर के भरोसे रहो। 10 टीचर्स पे ऐसा नहीं है कि कोई टीचर ख़राब पढ़ाता है, कोई अच्छा पढ़ाता है, ये डिपेंड करता है ना आपको समझ किसका आ रहा है। तो बस यही है, बाकी ऑल द बेस्ट। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।